तो आज की क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिया था, अब हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे। इसके अंदर तीन केसेस हमें बेसिकली पढ़ने होते हैं। पहला केस है केस वन, लिखिए केस वन, when the body is moving, when the body is moving with constant acceleration, constant acceleration, बॉडी कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब देखिए बहुत समझने वाली बात है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है मतलब ये आपका एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आपका एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। उसको मैं अगले स्लाइड पर देखता हूं। एक एग्जांपल मुझे ध्यान आ रहा है कि हम लोग किए हुए हैं ऐसा कि चेंज इन वेलोसिटी, एक्चुअली एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम पीरियड। एक एग्जांपल है A1 जहां पे चेंज इन वेलोसिटी 10, टाइम 1, एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने A2 किया, यह आया 20/2 दैट इज इक्वल टू अगेन 10। सेम एग्जांपल हम लोग लिए हुए हैं पहले भी। A3 जहां पे 30/3 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड A4 दैट इज इक्वल टू 40/4 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम। आप देख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी सबका सेम रह रहा है बाय चेंज इन टाइम पीरियड। ये 10/1, ये चेंज इन वेलोसिटी 20 तो टाइम पीरियड 2 चेंज इन, तो ये सब इसके वजह से एक्सेलरेशन क्या आया? सेम आया। और जब एक्सेलरेशन सेम आएगा, जब एक्सेलरेशन क्या आएगा? सेम आएगा। तो मान लीजिए यहीं पे आपका क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। ये आपका 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है। तो ऑब्वियसली 1 सेकेंड पे बॉडी का एक्सेलरेशन इतना है, 2 पर इतना है, 3 पर इतना है और 4 पर इतना है। और इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो जल्दी से एक ग्राफ बनाइए और उसके नीचे लिख लीजिए व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट, लिखिए स्टेटमेंट में व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, the acceleration time graph is a straight line parallel to time axis. When the body is moving with constant acceleration, the acceleration time graph is a straight line parallel to time axis. टाइम एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, जो कि हमें दिखाई भी दे रहा है कि कंटिन्यूअसली टाइम 1 सेकेंड पे भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब 2 सेकेंड हुआ है तो भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 सेकेंड हुआ है तो भी, और 4 सेकेंड हुआ है तो सेम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ हमारा ऐसा बनता है। डन, बढ़े आगे। होप कि ये कैलकुलेशन भी आपने अगले वहीं पर अगल बगल में कहीं दिखा दिया होगा, तो ये कैलकुलेशन भी दिखा दीजिएगा। सिंपली क्या है, ये तो आपका फॉर्मूला ही है और ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के साथ आपको ये कैलकुलेशन दिखा दीजिए छोटा सा वहां पर। बढ़े आगे, चलिए केस टू when the body is moving with वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब सेकंड तो ये ऑप्शन आता है कि आपका एक्सेलरेशन कैसा हो जाए? वेरिएबल हो जाए। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन में दो ही आपके पास पॉसिबिलिटी बनता है। पहला पॉसिबिलिटी है ए केस का, दैट इज जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाए? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा हो जाए? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपका जो बॉडी है वो कंटिन्यूअसली
एसेलरेशन उसका इंक्रीज करता जा रहा है। मान लीजिए ये ऐसे कुछ 4 अलग अलग एसेलरेशंस हैं। यहाँ पर मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से ये एसेलरेशन है जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, और इस तरफ टाइम एक्सिस है जो सेकेंड्स में दिया हुआ है। अब जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका अगर 1 सेकेंड है, बॉडी अगर यहाँ पर है, जैसे ही 2 सेकेंड पे गया बॉडी यहाँ चला गया, 3 सेकेंड पे गया बॉडी रिलेटिवली यहाँ चली गई, और 4 सेकेंड पे गया है बॉडी मान लीजिए यहाँ चली गई है। तो जो ग्राफ यहाँ से बन के आएगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये इस तरह का ग्राफ जहां पे आप देख रहे हैं हर 1 सेकेंड पर जो आपका एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूअसली क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने यूनिफॉर्मली बढ़ाया है, 5 के बाद 10 कर दिया, 10 के बाद 15 कर दिया, 15 के बाद 20 कर दिया है। पर देयर आर चांसेस जहां पे नॉन यूनिफॉर्मली भी बढ़े। अगर नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ेगा तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, पैराबोलिक बन जाएगा। तो ये यूनिफॉर्मली बढ़ने का ग्राफ हमने बनाया। ज्यादातर केस में हम लोग यही वाला ग्राफ देखते हैं, यहां पे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज, जब आदमी स्पेस शटल वगैरह से बिना कंट्रोल के नीचे गिरता है ना, वही सब सिचुएशन में मतलब ये जो एक्सेलरेशन वो इतना वेरियस यूनिफॉर्मली ना बढ़ के नॉन यूनिफॉर्मली चेंज करता है, तो बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है। हम लोग नॉर्मल कंडीशंस में ये ग्राफ देखते हैं। लिखिए व्हेन अ बॉडी, इस ग्राफ के नीचे लिखिए व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में लिखिएगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन when a body moving with variable acceleration, that is increasing acceleration, graph is a straight line passing through origin, graph is a straight line passing through origin। तो ये increasing acceleration का ग्राफ है। और सिमिलरली जब हम लोग इसी का केस भी देखेंगे जहां पर आपको किसका ग्राफ दिखाई देगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ दिखाई देगा। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन घटता जा रहा है। तो इसका आप ग्राफ देखिए, ये ग्राफ कंटिन्यूअसली इसका अगर घटेगा तो ग्राफ किसी एक वैल्यू से स्टार्ट होगी, इनिशियली यहां रहा होगा और स्लोली एंड ग्रेजुअली वैल्यू घटती चली जाएगी। मान लीजिए इसे मैं 20 मान रहा हूं, दिस इज 15, दिस इज 10 एंड दिस इज 5। दिस इज एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ग्राफ वर्सेस टाइम इन सेकेंड का ग्राफ। और यहाँ पर जो समय है इसको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। इनिशियली बॉडी आपका यहाँ पर है, फिर दूसरे सेकेंड में बॉडी यहाँ आ गया, तीसरे सेकेंड में यहाँ आया, और चौथे सेकेंड में बॉडी अगर यहाँ आया है, तो इन सबको अगर आप मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन में, जो कि मिल नहीं पाया कोई बात नहीं, नहीं मिल पाया तो उसको मिलाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि वो मिल जाए, सब मिलेगा। मिलाना अपने हाथ में है, बस एक यहाँ कर देने का है, एक यहाँ कर देने का है, एक इधर कर देना है और एक इधर, बस सब मिल गया, बस हो गया। ये तो अपने हाथ की बात है। तो यहां पर एक इस तरह का आपने स्ट्रेट लाइन बनाया, बस स्लोप उसका कैसा है, नेगेटिव है। और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली, टाइम पहले 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ, तो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा है। अब मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ रहेगा। तो कोई ऐसा अंतर नहीं पड़ता, बस इसी को आप डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म में भी लिख सकते हो। लिखिए व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, that is decreasing acceleration, that is decreasing acceleration, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा it is a straight line, but slope कैसा होगा इसका, नेगेटिव। स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डन। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में
ये आज की क्लास में हमने देखा था और इसी के आधार पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था जिसका आंसर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर लिया था। डन। तो यहां पे जाके आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ खत्म हुआ। कुल मिला के बस 3 ही नेचर हैं ग्राफ के, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट इज अ ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दूसरा है व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पासिंग थ्रू ओरिजिन, और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो ये वैल्यू स्लोप उसका नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, कब ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा? जब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अभी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव ही, पर घट रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ किस में शिफ्ट कर जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो लिख दीजिए फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन द ग्राफ विल शिफ्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट, द ग्राफ विल शिफ्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट, द ग्राफ विल शिफ्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखिए मोशन अंडर तो ग्रेविटी है, इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट है व्हेन द एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। जब एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव लेते हैं? जब उसका डायरेक्शन क्या होगा? नीचे होगा। तो जब कभी भी कोई ऐसा मोशन है जहां पर बॉल या कुछ भी चीज ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो आप एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और उस केस में जो आपका फॉर्मूला बनता है वो तीनों फॉर्मूला, कौन सा? पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस, अब इस बार at की जगह पे क्या लिख देंगे? gt लिख देंगे। जो दूसरा फॉर्मूला है दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला है जो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तीनों जगह पर आपने एक्सेलरेशन को क्या लिया है? प्लस जी ले लिया है। जब भी आप एक्सेलरेशन को क्या ले लेंगे? प्लस जी ले लेंगे। जब भी आप एक्सेलरेशन को क्या ले लेंगे? प्लस जी ले लेंगे। ये तीनों आपका क्या बन जाएगा? ये तीनों आपका फॉर्मूला बन जाएगा। दिस थ्री विल बिकम द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपके बन जाएंगे। दिस थ्री आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। डन। आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, बढ़े आगे। पॉइंट नंबर 2, व्हेन द acceleration is taken as negative। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव लिया जाएगा, क्या होगा? एक्सेलरेशन जब नेगेटिव लिया जाएगा तो जो पहला इक्वेशन है वो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी इंटू टी, दैट इज v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब आप इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे वो होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs। और ये आपका क्या होगा? इक्वेशन नंबर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा जो इक्वेशन है दैट इज s इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, और इसको जब आप लिखिएगा सॉल्व करके तो ये जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। और ऐसा कब हो रहा है? जब आपने a को क्या ले लिया है, माइनस जी ले रखा है। a क्या रखा है, माइनस जी रखा है। तो ये तीनों आपके इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। डन। ये कब लेंगे? जब मोशन ऊपर की ओर है और ग्रेविटी कहां पे है, नीचे की ओर। बॉल आप ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड यानी मोशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर है पर एक्सीलरेशन कहां है, नीचे है। तो उस केस में आप यहां पे क्या लेंगे, माइनस जी लेते हैं। वेयर जब बॉल ऊपर से फेंका जा रहा है, तो ऊपर से फेंका जा रहा है तो बॉल भी नीचे जा रहा है और ग्रेविटी भी किधर काम कर रही है, नीचे काम कर रही है। इस केस में दोनों ही सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड जी दोनों ही क्या है, सेम है। तो उसमें केस में आप क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अब सवालों का सिलसिला चालू। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। अ बॉल थ्रोन अप इज caught by a thrower. A ball thrown up is caught by a thrower after 4 seconds. After 4 seconds. क्या कहना चाह रहा है? एक खिलाड़ी है जिसने बॉल को ऊपर फेंका है और फेंकने के बाद फिर 4 सेकंड बाद उसको क्या कर लिया है, कैच कर लिया है। हाउ हाई डिड इट गो? हाउ हाई did it go and with what velocity the ball was thrown? किस स्पीड से बॉल को क्या किया गया था, फेंका गया था, और कितना दूर ऊपर गया। डन। हाउ फॉर इट वॉज बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वॉज थ्रोन। इसमें एक और क्वेश्चन एसोसिएटेड है। हाउ फार द बॉल हैज रीच्ड below the highest point after 3 seconds it was thrown. तो सिंपल सा पहला सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पहला सवाल इसलिए बड़ा आसान सा दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड से थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। पहला सवाल है आसानी से बन जाने वाला, बनाइए। अब बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका गया है, तो वर्टिकली जब किसी बॉल को फेंका जाएगा तो हम लोग स्पीड जानते हैं क्या, किस स्पीड से फेंका है? नहीं। तो लेट द स्पीड भी पहला सवाल है, मैं खुद ही बना रहा हूं। लेट द स्पीड जिससे बॉल को फेंका गया है वो इनिशियल स्पीड है, तो उसको यू ले लेते हैं, है ना। और फाइनली जब किसी पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल पहुंचा होगा तो उसकी स्पीड क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। और एक्सेलरेशन आप पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये तीन बातें आपको पता है। और एक और इंफॉर्मेशन है कि आती जाती टोटल समय 4 सेकंड है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई बॉल आने और जाने में 4 सेकंड लगता है, इट मीन सिर्फ जाने में 2 लगा होगा और सिर्फ आने में 2 लगा होगा, क्योंकि टाइम को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। उसका कारण है कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, जिस स्पीड में बॉल जाता है उसी स्पीड में वापस आता है। यानी थ्रोअर अगर यहां से 100 मीटर पर सेकंड से भेजा है, जब रिटर्न आएगा वापस से क्या आएगा, 100 ही मीटर पर सेकंड पे आएगा। उसका कारण है कि ये जो मोशन है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है। तो मोशन में और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है,
लेकिन जितना समय उसको जाने में लगेगा उतना ही समय इसको आने में भी लगेगा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू प्लस जी टी और यू माइनस जी टी, यू माइनस जी टी, क्या बोले बाबू 20 देख लेते हैं। तो u इसका तो कुछ नहीं पता हम लोग को, पर ये v जो है ये तो 0 है, 0 इज इक्वल टू यू माइनस 10 इंटू 2, और यहां से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो u कितना निकल के आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट ऑफ द आंसर हमारा निकल के आ गया, दैट इज u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल था, आपने इक्वेशन लगाई, उसमें वैल्यूज को पुट किया और u आ गया। तो आपके तो पहले यही बोला था भाई कितना स्पीड से बॉल को क्या किया जाए, फेंका जाए। अब एक बार u आ गया, क्या बोले बाबू, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब सेकंड उसने बोला है, ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर है, सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ तो पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहां माइनस कर देते हैं। s हमें नहीं पता, u निकल के आ गया 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। s इज इक्वल टू 40 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4, ये एक से कस गया माइनस 20, s कितना आ गया 20 मीटर। सही किया गलत किया, सही किया। और किसी का आया है, वो भी लगा सकते थे, आपकी इच्छा जो लगाई है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, आप जो चाहेंगे वो वाला लगा सकते हैं। तो ये पहले 2 बिट का आंसर तो हमारा आ गया। अच्छा, चूंकि आपसे बोला नहीं है तो आप 9.8 ही लेना चाहिए था, पर हम लोग यहां अपने सहूलियत के लिए 10 लेकर इसको सॉल्व कर लिए। लेकिन जब तक बोले नहीं सवाल में तब तक आप 10 मत लीजिएगा। कुछ नहीं बोला तो ऑटोमेटिकली क्या लेना है 9.8। बोल दे कि टेक g एज 10, तभी g का वैल्यू खुद से क्या लीजिएगा 10 लीजिएगा। मैं अपने कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखना है ना, कैलकुलेशन अब 9 की, अच्छा अगर 20 नहीं होता तो 19.6 आता, और ये आपका 20 नहीं आता तो ये भी 19.6 के आसपास, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बेसिक थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब 2 पार्ट ऑफ आंसर तो बहुत आसान था, ये तो निकाल लेते। हम लोग का मेन काम है तीसरा पार्ट ऑफ आंसर निकालना, थर्ड पार्ट ऑफ आंसर। थर्ड पार्ट में कह रहा है, पहले हम उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि बॉल क्या कैसे बिहेव किया है। ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड से इस बॉल को ऊपर फेंका गया। बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा है, इसको जाने में 2 सेकंड लगा। इनिशियली यू आपने कैलकुलेट कर लिया कितना था 20 मीटर पर सेकंड, और जब ये फाइनली पहुंचा है तो यहां इसका स्पीड कितना है 0 मीटर पर सेकंड है। यही कहानी है, और जाने में समय 2 सेकंड का लगा है, और एक्सेलरेशन आप -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा लेकर आपने इसको क्या किया है सॉल्व किया है। अभी तक की तो यही कहानी है। जब यहां से बॉल रिटर्न आ रहा है, जब यहां से बॉल यहां रिटर्न आ रहा होगा तो आने के क्रम में ये कुछ 1 सेकंड में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और फिर दूसरे सेकंड में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो जाने का 2 सेकंड और आने का 1 सेकंड। वो पूछ रहा है कि बताइए तीसरे सेकंड में वो कितने हाइट पर है बॉल। यानी आपको क्या निकालना है, आपको ये h निकालना है ना, यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है यही निकालना है। कह रहा जमीन से कितने हाइट पर है, तो हम ये अगर बता दें कि ऊपर से कितना नीचे आ गया तो 20 में से उतना घटा देंगे तो h निकल जाएगा। क्या करेंगे, तो ऊपर से, अब ऊपर से मोशन को एनालिसिस कर दें। ऊपर से जब मोशन को एनालिसिस करेंगे, इस बार u क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इस बार क्या लीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी क्या पॉजिटिव। समय कितना ले लीजिएगा 1 सेकेंड का। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, ये तो u खत्म हो गया 0, s 2 बाई g का अंडर रूट, सॉरी हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है s ही निकालना है ना। s इज इक्वल टू हाफ
जी का वैल्यू 10 और टाइम का वैल्यू 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर कितना आएगा? 5 मीटर। आंसर कितना आया? 5 मीटर है। यानी ये ऊपर से 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? इसमें इसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जमीन से कितना ऊपर है? टोटल 20 है, उसमें से 5 ही 1 सेकंड में आया, तो नीचे कितना रह गया? तो हाइट अबव द ग्राउंड, हाइट अबव, अच्छा उसने हाइट अबव द ग्राउंड पूछा है कि फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट पूछा है? देखिए तो, हाउ फार इट वॉज बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा अच्छा, वही पूछा हुआ है। तो अगर वो हाईएस्ट पॉइंट से कितना दूरी पर, तो आंसर कितना है? 5 है। अगर मान लीजिए ऐसा पूछता कि भाई जमीन से कितनी हाइट पर है, तो हम दोनों ही लिख दे रहे हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज हाइट, हाइट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, हाइट बिलो द मैक्सिमम हाइट। तो ये आपका आंसर कितना हुआ? दिस। और हाइट अबव द ग्राउंड अगर पूछा रहता तो आप क्या करते? इज इक्वल टू यहां पर 20 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 15 मीटर आपका क्या आता? आंसर आता। तो अब देख लीजिएगा क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ के कि आपको क्या पूछा है, हाइट अबव द ग्राउंड या हाइट बिलो द मैक्सिमम हाइट। इफ इट इज हाइट बिलो द मैक्सिमम हाइट तो आंसर आपका कितना होगा? 5। इफ इट इज हाइट अबव द ग्राउंड देन इट इज 15। इस सवाल में कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं? बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम द क्लिफ, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम द क्लिफ, मतलब समझते हैं ना, कोई इस तरह का ऊंचा, कोई एक बिल्डिंग टाइप का कुछ भी, एंड ट्रेवल्स 24.5 मीटर, एंड ट्रेवल्स 24.5 मीटर, 24.5 मीटर in the last second before it reaches the ground, in the last second before it reaches the ground, before it reaches the ground, जमीन पहुंचने से पहले आखिरी सेकंड में इसने 24.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। सॉल्व कीजिए। लास्ट सेकंड में उसने 24.5 मीटर ट्रैवल किया है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको यह सोचना चाहिए कि ये लास्ट सेकंड कौन सा नंबर सेकंड है। यानी आपको अगर n का वैल्यू कोई बता दे तो पता चल जाएगा कि कितना सेकंड लगा होगा, क्योंकि मान लिए 5 सेकंड लगा तो 5th सेकंड में इतना ट्रैवल किया होगा, 3 सेकंड लगा तो 3rd सेकंड में इतना ट्रैवल किया होगा। तो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? n का वैल्यू चाहिए। n का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े में बोलिए? s इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1, यही पढ़े। इसको आप लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 24.5, ऊपर से फॉल हुआ, फॉल माने 0, इनिशियल स्पीड क्या हो गया? 0, और ग्रेविटी भी क्या लेंगे यहां पे? अब देखिए 24.5 है ना, तो इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि 9.8 लेना चाहिए। क्यों? पॉइंट में देने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं 9.8, 2n माइनस 1। अब 24.5 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। ये देखिए तो कहीं कट रहा है क्या? कट रहा है? चेक करके बताइए।
और ये 9.8/2 है ना, ये 2 मैं भूल गया, 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा कितना आएगा 49 है ना, 24 प्लस 48 49 49 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल टू 2n-1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2n-1, 2n-1 इज इक्वल टू 5, 2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 3। यानी जो आखिरी सेकंड था वो कितना था, 3 था। यानी टोटल समय जो उस पत्थर को नीचे आने में लगा होगा वो कितना था, 3 सेकेंड्स था टोटल टाइम। बस अब क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आप यहां लगा दीजिए, ये वाली क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी। आपसे यही पूछा है ना कि टोटल हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है, हाफ 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर, s इज इक्वल टू 4.9 इंटू 9, s इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए आंसर आएगा 44.1 मीटर, 44.1 मीटर। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट है तो पूछिए। आसान सवाल, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगला सवाल। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। A particle starts from rest a particle starts from rest एक मिनट, and moves a distance s1, a particle starts from rest and moves a distance s1 and moves a distance s1, moves a distance s1, full stop, with constant acceleration in time t, with constant acceleration in time t, in time t, if this particle travels distance s2, if this particle travels distance s2 in next t time, then show that s2 is thrice of s1। यानी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। डन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी टाइप की चीज है। डन, सॉल्व कीजिए। उसने क्लियरली बोला है कि बॉडी कैसे स्टार्ट हुई है, फ्रॉम रेस्ट, यानी u का वैल्यू क्या दिया हुआ है
0 दिया। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए S1 निकालना, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्वांटिटी आपकी 0 हो गई, S1 निकल के आया ए टी स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन नंबर इसको क्या बना दीजिए, 1 बना दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। डन। देन अब आपको निकालना है कि भाई ये तो कोई अगर बॉडी है जो यहां से टी टाइम में S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब कह रहा है जब बॉडी यहां आ गई है उसके बाद फिर टी टाइम में बॉडी S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पहले मुझे यहां का क्या वेलोसिटी था वो पता चलेगा, तब ना फिर मैं आगे का मोशन पे जाऊंगा। तो आगे के मोशन के लिए मेरे को ये वेलोसिटी पता होना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो 0 है तो v किसके बराबर आ गया, ए टी के बराबर आ गया। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब बढ़ते हैं आगे। जब आप आगे जाइएगा तो S2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस टाइम जो S2 पे इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोगों ने क्या लिया है, v लिया है। तो v का वैल्यू यहां पे क्या निकल के आया है, ए टी आया है इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा 3/2 ए टी स्क्वायर। ये क्या आ गया, S2 आ गया। अभी लास्ट स्लाइड पे आपने देखा है S1 की वैल्यू है कितनी, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए S2 इज इक्वल टू, कैन आई राइट दिस एज 3 टाइम्स ए टी स्क्वायर बाई 2, और ये जो ए टी स्क्वायर बाई 2 है इसको क्या मैं S1 लिख सकता हूं, तो S3 क्या आ गया, सॉरी S2 क्या आ गया, थ्राइस ऑफ S1 आया, और हेंस आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्लियर, दिखाई दिया, सिंपल। एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उसको कीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले इसको उतार लीजिए एंड देन विल डू दैट प्रॉब्लम। राइट, ये एक अच्छा सवाल है, इसको करिए, काफ़ी मज़ेदार सवाल है, मज़ा आएगा करने में। A ball is thrown upward. बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A ball is thrown vertically upward with speed 100 मीटर पर सेकेंड। स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को आपने 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंका है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट रिटर्न, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट रिटर्न, कितने समय के बाद ये बॉल वापस जमीन पर आएगी। डन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस बॉल। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ for this ball and find from the graph, ग्राफ से ही निकालना है, फॉर्मूला यूज करके नहीं निकालना है। क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट
अटेन बाय द बॉल, और दूसरा सेकेंड बिट है हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकेंड्स, हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकेंड्स। और इस सवाल में जी का वैल्यू आपको क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए। एक बॉल को आपने किस स्पीड से फेंका है, 100 मीटर प्रति सेकंड से आपने ऊपर की ओर फेंका है। डन। सॉल्व करा जाए। सॉल्व कीजिए। देखिए, एक बॉल को आपने इतने स्पीड से फेंक दिया, तो सवाल में u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 मीटर पर सेकंड दिया है। और आप जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे कोई भी चीज पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन आप क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ और कह रहा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिटर्न। तो मैं अगर हाफ टाइम का निकाल लूं कि कितना समय लगता है, उसको डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप यहां पे क्या लगा दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस AT का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। हाँ, जी ए लिखें, v इज इक्वल टू यू माइनस GT। v निकालना नहीं, ये 0 है, v क्या है, 0 है, और u आपको 100 दिया हुआ है, -10 इंटू टी। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे ख्याल से 100/10, दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड तो एक तरफ का, तो फॉर बोथ साइड क्या हो जाएगा, फॉर बोथ साइड कैपिटल T विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 कैपिटल T, यानी टोटल टाइम पीरियड फॉर द इंटायर जर्नी इज 20 सेकेंड्स, और ये हाफ टाइम है फॉर हाफ मोशन के लिए। डन। ये है फॉर बोथ साइड्स। एक बार आपका ये टाइम निकल के आ गया, अब हम लोग को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ये आपका स्पीड और ये आपका टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। इनिशियली द स्पीड इज हाउ मच, 100, और जब ये टोटल ड्यूरेशन कितना आया है, 20 सेकेंड्स, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पे 5, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 10, फिर यहां पे 15, और फिर फाइनली 20। अब ये स्लोप यहां से होके 10वें सेकंड पे इसको कहां पहुंच जाना है, 0 में पहुंच जाना है। और मैंने आपको ग्राफ पे प्रैक्टिस कराया था, जब कभी भी आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं और वापस अपने पास आता है तो ग्राफ कैसा कंटिन्यूअस चलता जाएगा। तो ये कहां तक जाएगा, ये ऐसे कंटिन्यूअस जाता रहेगा स्ट्रेट लाइन में ही, और कहां चला जाएगा, ये इसके बराबर होगा ना, क्लियर। ग्राफ ये स्ट्रेट लग रहा है थोड़ा बहुत, और जब ये वापस से नीचे आया होगा तो इसकी स्पीड वापस से क्या हो गई होगी, -100 हो गई होगी। भाई यहां से जब वो नीचे आया होगा तो इसकी स्पीड इस टाइम पे कितनी हो गई होगी,
यहां पे -100 हो गई होगी, 100 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। यहां तक कोई डाउट? अब देखिए, उसने बोला है मैक्सिमम हाइट वो क्या अचीव करेगा। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये बात आप लिख लीजिएगा, दी एरिया अंडर कर्व ऑफ VT ग्राफ गिव्स व्हाट? गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि हम पॉजिटिव हाफ की बात कर रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस। ये एरिया हम लोग को बेसिकली क्या करना है? कैलकुलेट करना है। दिस एरिया वी नीड टू कैलकुलेट, ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया A1 अगर मैं इसको बोलूं, इसको अगर मैं A1 बोलूं, तो A1 क्या होगा? हाफ बेस 10 इंटू हाइट 100। सॉल्व कीजिएगा, A1 आएगा मेरे ख्याल से 500 मीटर आएगा। A1 कितना आ गया? 500 मीटर्स। A1 आपका वैल्यू निकल कर आ गया। यानी अबव दी ग्राउंड कितना हाई गया है? 500 मीटर तक बॉल गया है। लेकिन ये हो गया सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक और पार्ट में उसने पूछा है कि बताइए भाई बॉल हमारा कहां पर है 15 सेकंड के बाद। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई मोशन से। क्या है मोशन में? क्या समझ में आया? कह रहा है एक बॉल है जिसको आपने यहां से ऐसे ऊपर फेंका है, जाने में कितना सेकंड का समय लगा है? 10 सेकंड, और आने में वापस से 10 सेकंड ही लगेगा। पर वो कह रहा नहीं, मेरे को 10 सेकंड पे नहीं चाहिए, मेरे को बताइए जब बॉल 15 सेकंड्स पर हो, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट से कितने सेकंड पर? 5 सेकंड पर हो। पर ये तो अगर मान लीजिए मेरे को ग्राफ से नहीं करना रहता तो ऐसा सवाल तो भी जस्ट पीछे किए थे, सिमिलर क्वेश्चन। पर वहां पे तो वो बोल रहा है भाई तुमको ग्राफ से ही सॉल्व करना है। ग्राफ से सॉल्व करना है मतलब मुझे क्या चाहिए? यहां से ये वाला एरिया चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, यही ना डिस्टेंस देगा। ये एरिया को अगर मैं A2 बोलूं, ये एरिया को क्या बोलूं? A2 बोलूं, तो A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ बेस 5 इंटू हाइट। अरे हाइट पे तो फंस गए, हाइट तो हम लोग को नहीं पता कि इस टाइम पे इसकी स्पीड क्या रही होगी। तो पहले उस टाइम पे हमको क्या निकालना होगा? स्पीड निकालना होगा। स्पीड कैसे निकलेगा? इनिशियली यू को क्या मान लीजिए? 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना सेकेंड है? 5 सेकेंड है। v मुझे क्या कर रहा है? निकालना है। और एक्सीलरेशन कितना होगा? प्लस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ये सेकेंड वहां ये मोशन के लिए मैं निकाल रहा हूं, ये समझ में आ रहा है ना भाई? क्योंकि मेरे को इस पॉइंट पे v चाहिए, बिना v के मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो v निकाल रहे हैं, u प्लस at या u प्लस gt ही लिख देता हूं, u प्लस gt। u तो 0 था, खत्म हो गया। v इज इक्वल टू g का वैल्यू कितना है? 10, और ये कितना है? 5। तो v उस पॉइंट पे कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू है ये कितना आ गया अभी? -50 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्योंकि नीचे है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है? किसके बराबर हो गई? 50 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 250/2 125 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया 125 मीटर। पर उसने क्या बोला है? उसने सवाल में क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है? उसने पूछा है हाइट ऑफ द बॉल। हाइट माने जमीन से, तो ऊपर से कितना पहुंचा हुआ है बॉल? ऊपर से 125 मीटर पहुंच गया है। ऊपर से कितना पहुंचा है? 125 मीटर। और टोटल डिस्टेंस कितना निकाले अभी आप? 500 मीटर। तो 500 मीटर में से इसको जब माइनस करिएगा तो उतना ही हाइट होगा। तो हाइट आपका कितना आएगा? हाइट आएगा, हाइट h इज इक्वल टू 500, या ऐसे निकाल लीजिए, पर चूंकि वो ग्राफ से बोला है तो कैसे निकालिएगा? a1 माइनस a2 कर दीजिए। a1 कितना आया है? 500, a2 कितना आया है? 125।
इज इक्वल टू 375 मीटर्स इज द हाइट अबव द ग्राउंड। ये h का वैल्यू आपका क्या हो गया, निकल के आ गया। h का वैल्यू आपका निकल के आ गया। डन, क्लियर। ठीक है, यहां तक रखते हैं। अगले क्लास में दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एक है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, एक है रिएक्शन टाइम का, और कुछ और अच्छे बेहतरीन सवाल, कुछ ग्राफ से रिलेटेड, कुछ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, कुछ मोशन अंडर ग्रेविटी का, मिला जुला के अगले क्लास में करेंगे। और उसके अगले क्लास में रिलेटिव मोशन, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट है। डन, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।